मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री राधा बल्लभ अकेडमी सब्जेक्ट हिंदी। बच्चों, आज हम हिंदी सब्जेक्ट के व्याकरण खंड का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका मैं आपको फर्स्ट वीडियो भेज चुकी हूँ। उसमें मैंने वर्ण विचार यानी कि वर्ण के ऊपर विचार करने वाली बातें बताई थी। सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि वर्ण क्या होता है। वर्ण मैंने बताया था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई यानी भाषा के निर्माण करने में जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है वर्ण। ठीक है, और इन वर्णों को मिलाकर ही हम शब्द और शब्द से हम भाषा का निर्माण करते हैं। तो वर्ण के बारे में आज हम इस चैप्टर में सेकंड वीडियो में इसके आगे विस्तार से बताऊं, उससे पहले जो हमने फर्स्ट वीडियो में बताया था उसको शॉर्ट रूप में बताती हूँ। सबसे पहले मैंने बताया था कि वर्ण क्या होता है। वर्ण यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसका खंड नहीं कर सकते, यानी उसको हम तोड़ नहीं सकते, वो अपने आप में पूर्ण होती है। फिर मैंने बताया था वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। आप लोगों ने वर्णमाला छोटे क्लास में पढ़ी होगी, एलकेजी यूकेजी में। तो वर्णमाला में अ आ ई क ख ग घ ये पढ़े हैं ना। तो ये क्या है? अपनी वर्णमाला। इन वर्णों से मिलकर हम शब्दों का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो हमने स्वर और व्यंजन के बारे में पढ़ा था। स्वर कितने प्रकार के होते हैं, फिर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो व्यंजन में स्वर मैंने पढ़े थे। स्वर में स्वर में दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर और प्लुत स्वर, है ना, तीन बताए थे मैंने। उसके बाद मैंने व्यंजन बताए थे। तो व्यंजन में मैंने बताए थे, व्यंजन में अंतस्थ व्यंजन है, आपका अंतस्थ व्यंजन है और स्पर्श व्यंजन है, नासिक व्यंजन है और ऊष्म व्यंजन। चार बताए थे मैंने, ये व्यंजन है। तो मैंने बताया था कि व्यंजन में स्पर्श व्यंजन यानी कि जहाँ पर बोलते समय स्पर्श होता है अपने मुख में या किसी भी अन्य से, तो वो स्पर्श व्यंजन। नासिक यानी कि नाक से निकलने वाले व्यंजन। और व्यंजन का मतलब होता है वर्ण। ऐसा नहीं कि व्यंजन होते हैं वर्ण व्यंजन, है ना। तो वर्ण जो होते हैं आपके जैसे क से लेकर ज्ञ तक ये व्यंजन है। तो इन वर्णों का नासिक यानी नासिका से निकलना, उच्चारण होना, तो वो नासिक व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन होता है जो स्वर और व्यंजन के बीच में स्थित। ऊष्म व्यंजन होता है जो उच्चारण करते समय घर्षण के कारण हमारी जीभ, जो हमारे अंदर मुख के अंदर जो अन्य भाग है उनसे, तालू से या दांतों से या जीभा से, मतलब अपने जो इससे स्पर्श करती है उसे हम स्पर्श ऊष्म व्यंजन कहते हैं। अब ऊष्म व्यंजन को समझने के लिए सभी व्यंजन जो हैं उनके उच्चारण स्थान का आपको पता होना चाहिए। उच्चारण यानी कि बोलते समय कौन सा व्यंजन किसको स्पर्श कर रहा है, तो उस ऊष्म व्यंजन का पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं ऊष्म व्यंजन के उच्चारण स्थान, हर एक व्यंजन का जो उच्चारण स्थान है उसको एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, सबसे पहले आपका देखो, सबसे पहले इस डायग्राम को देखिए आपके बुक में। ये जो है आहा ड ज्ञ ण न म, ये आपका नासिक व्यंजन। नासिक व्यंजन यानी नासिका से इसका उच्चारण स्थान होता है। फिर त वर्ग में ल और स आता है। फिर इसके मूर्धज यानी कि जीभा के अंदर वाले, जैसे ऋषि ण ढ र श। इसके बाद आपके दंथस्थ में ल और स, दंतोष्ठ में व, ओष्ठ यानी होठ, होठ से जो उच्चारण स्थान है उ और बड़ा उ। फिर कंठ यानी गले से ओ औ। फिर इसके बाद कंठस यानी गले के से अ आ क वर्ग का ह। तालव्य यानी कंठ तालव्य में ए और ए। तालव यानी कि जो अपनी जीभा के अंदर तालव्य से जो उसमें स्पर्श होता है वो ई य और श। तो इस डायग्राम में आपका उच्चारण स्थान स्पष्ट होता है। अब हम जो अतिरिक्त व्यंजन है, अभी मैंने आपको उच्चारण स्थान बताया व्यंजन का, अब हम इसके जो अतिरिक्त व्यंजन हैं उनको पढ़ेंगे। देखिए, अतिरिक्त व्यंजन में ण और ढ, ठीक है, ये दो अतिरिक्त व्यंजन हैं। अतिरिक्त व्यंजन को पढ़ने से पहले ण और ढ को अतिरिक्त व्यंजन कहा जाता है।
हिंदी वर्णमाला में इनको व्यंजन के रूप में अपना लिया गया है। ये संस्कृत में नहीं थे। ये ड ढ के नीचे बिंदु लगाकर बनाए गए। जैसे ड के नीचे बिंदु लगा दिया तो इड़ा बन गया, ढ के नीचे भी बिंदु लगा दिया तो ढ बन गया। इसका प्रयोग शब्द के पहले न करके प्राय बीच में या अंत में किया जाता है। जैसे कुछ शब्द हैं जैसे कड़ा, कढ़ाई, बाढ़, बढ़िया, तो इस तरह से ये अतिरिक्त व्यंजन में आते हैं अपना ढ और ठ। ठीक है। इसके बाद आगत वर्ण। आगत वर्ण यानी कि ज, फ, आ। देखो ज के नीचे भी बिंदु, फ के नीचे बिंदु और आ के नीचे चंद्र है, ओनली बिंदु नहीं है। ठीक है। तो ये आगत वर्ण कहे जाते हैं। ज और फ का प्रयोग प्राय उन कुछ शब्दों में होता है जो अंग्रेजी तथा अरबी भाषा से, अरबी और फारसी भाषा से आए हैं। यानी आगत यानी दूसरी भाषाओं से आने वाले शब्द हैं ये। तो अरबी और फारसी भाषा जो है उससे ये हमारी हिंदी वर्णमाला में शामिल हुए हैं। ठीक है। तो आ के नीचे ऊपर जो चंद्र और ओ के बीच की ध्वनि है, ये जैसे कुछ शब्द हैं जैसे कॉलेज है, हॉल है, इस तरह के अंग्रेजी शब्दों में ये आगत शब्द प्रयोग किए जाते हैं। अब इसके बाद आते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त का मतलब होता है दो व्यंजनों को मिलाकर बनाना। यानी कि दो व्यंजन हैं उनको मिलाकर जो हम संयुक्त यानी मिलाकर जो नया व्यंजन बनाते हैं उसको कहते हैं संयुक्त व्यंजन। जैसे क और षटकोण वाला श मिलाकर छ क्षत्रिय बना, ये क्षत्रिय व्यंजन, छ बना व्यंजन। फिर त और र मिलाकर त्र, ज और य मिलाकर ज्ञ बना, श और र मिलाकर श्री बना। तो ये जो है ये दो संयुक्त व्यंजन, दो संयुक्त व्यंजनों से मिलकर ये नया व्यंजन बना। ठीक है। तो इस तरह से इसको कहते हैं संयुक्त व्यंजन। तो ये आपको समझ में आए। जो तीन व्यंजन थे, हमने जो तीन व्यंजन पढ़े थे, उसके अलावा जो ये अतिरिक्त व्यंजन जिनका प्रयोग हमारी वर्णमाला में शब्दों में किया जाता है वो है। ठीक है। संयुक्त व्यंजन, आगत यानी बाहर से आए हुए, और अतिरिक्त व्यंजन। तो ये आपके अतिरिक्त यानी कि उन व्यंजनों के अलावा जो हमारी भाषा में प्रयोग होते हैं वो होते हैं। अब हम पढ़ेंगे आयोग वाह। ठीक है। आप लोगों ने कुछ एक ऐसे शब्द जैसे पंकज है, चंद्र है ना, चंद्रमा है, तो इसमें जो बिंदु और चंद्र बिंदु जो हम प्रयोग करते हैं उसको कहते हैं अयोग्य यानी अनुस्वार और अनुनासिक। अयोग्य होते हैं अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। तीन हैं आपके अयोग्य में। अनुस्वार यानी जो शब्दों के ऊपर बिंदु लगती है, जैसे पंकज है ना, पंकज है, और भी बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनके ऊपर बिंदु लगती है, वो होते हैं अनुस्वार। अनुनासिक का मतलब होता है चंद्र बिंदु, जैसे चांद, क्या है, चांद, तो ये चंद्र बिंदु लगी तो ये हो गया अपना अनुनासिक। तो अयोग्य में अनुस्वार और अनुनासिक और विसर्ग। विसर्ग में दो बिंदु, जैसे अपन एक शब्द कहते हैं प्रायः। ठीक है। तो ये अपने शब्द केवल ये शब्दों में अयोग्य में अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग तीन तरह से प्रयोग होता है। जहाँ पर शब्दों के ऊपर बिंदु लगता है वो अनुस्वार, शब्दों के ऊपर चंद्र बिंदु लगता है वो अनुनासिक, और विसर्ग यानी कि जो हलंत होता है उसी तरह से होता है। जैसे उच्चारण, विसर्ग का उच्चारण हलंत के समान होता है। जैसे शब्दों के नीचे हम हलंत लगाते हैं, ऐसे ही विसर्ग का चिन्ह लगाते हैं। ये वर्णों के आगे लगता है, जैसे संभवतः, पुनः, दुख, जैसे मैंने आपको बताया प्रायः। तो इस तरह के शब्दों में विसर्ग प्रयोग होता है। तो ये है आपके अयोग्य। अब इसके बाद आपके व्यंजनों के उच्चारण स्थान, मैंने आपको एक डायग्राम बताया था और डायग्राम में मैंने उच्चारण स्थान भी बताए थे। ठीक है। तो वो आपको डायग्राम बुक में से अपनी कॉपी में बनाना है और उसकी एक एक्टिविटी तैयार कीजिए जिसमें वो डायग्राम कलरफुल यानी अच्छे से उसको बनाकर उसकी एक्टिविटी तैयार करेंगे। अब अपन आते हैं संयुक्त व्यंजन। मैंने आप लोगों को पढ़ाया था संयुक्त व्यंजन में यानी कि दो व्यंजनों को मिलाकर जब हम कोई नया
शब्द बनाते हैं वो होता है संयुक्त व्यंजन। जैसे मैंने बताया था आपको, छ क्षत्रिय वाला छ है, त्रिशूल वाला त्र है, श्री जो अपन नाम के आगे जो श्री लगाते हैं उसमें श्र होता है, वो ये सब क्या है, संयुक्त व्यंजन। तो इसमें संयुक्त व्यंजन में हिंदी में संयुक्त व्यंजन बहुत सारे, जैसे छ त्र ज्ञ और श्र, ये संयुक्त व्यंजन जो मैंने आपको अभी बताए थे। तो दो शब्दों को मिलाकर, जहाँ पर दो शब्दों के संयुक्त करके जब हम व्यंजन बनाते हैं वो होते हैं संयुक्त व्यंजन। अब इसके बाद हम र के प्रयोग के बारे में बताएंगे। र का प्रयोग यानी कि र का हम प्रयोग करते हैं। तो र का प्रयोग शब्दों में हम दो तरह से करते हैं। जैसे हमने क के ऊपर र करा तो ये भी र है, कर्म। और एक तरह से हम इसका प्रयोग करते हैं, जैसे गर्मी है तो भी हम प्रयोग कर रहे हैं गर्मी, तो इसमें हम प्रयोग कर रहे हैं, तो ये हो गया हमारा र का प्रयोग। इसी तरह से हम र का प्रयोग भी करते हैं, तो ये भी र का प्रयोग इसमें शब्दों में इस तरह से आता है। आपके बुक में आप इसको पढ़ेंगे तब आपको इसका प्रयोग समझ में आएगा। अगला आपका इसमें ग्र, एक तरह से और र का प्रयोग होता है। जैसे ग्र, ग्राम लिखेंगे, ये हो गया ग्र, तो ये क्या है, ये भी र है, ठीक है। एक हम ग्रह, तो ये इस तरह से प्रयोग करते हैं ग्रह। तो र का प्रयोग एक तो हम कर्म यानी र के ऊपर लगा के करते हैं, गर्मी में ऊपर लगाया तो ये र का प्रयोग है। एक इस तरह से हुआ और एक इस तरह से, तो ये है आपके र के प्रयोग, ठीक है। अब हम आते हैं वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद का मतलब होता है वर्णों को अलग करना, यानी कि एक जो पूरा शब्द है उसको अलग कर करके लिखना। तो अब मैं आपको समझाती हूँ वर्ण विच्छेद। अब हम पढ़ेंगे वर्ण विच्छेद, यानी वर्णों को अलग करना। देखो, मैंने आप लोगों को बताया था कि वर्ण जो होता है सबसे छोटी इकाई वर्ण है। जब हम शब्द बनाते हैं तो वो शब्द बनने में मात्राएं लग जाती हैं, शब्द बड़ा छोटा इस तरह से शब्द बनते हैं। तो शब्दों को अलग अलग करना, वो कैसे लिखा जाता है। जैसे हमारा एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, विद्यालय। अब इसका हमने विच्छेद किया है। देखो व आ गया, ठीक है। व पे छोटी ई की मात्रा है तो ई, वी। द, य के बाद बड़े आ की मात्रा आ, ल, य। विद्या ल, ये आधा ल, फिर अ जो बोलते समय हम बोलते हैं ल, तो ल में अ भी मिल रहा है, तो ल, और य, तो य में अ। तो ये हमने विद्यालय का पूरा विच्छेद करा है, विद्यालय। तो इसको कहते हैं वर्ण विच्छेद, मतलब जो हमारा जो शब्द है उस वर्ण को भी विच्छेद करना। तो वी को, जो वर्ण को हमने विच्छेद अलग करके कैसे लिखा है, उच्चारण में जब हम बोलते हैं तो व बोला तो व में एक आधा व है और अ मिलाकर हमारा पूरा व बना। इस तरह से वर्णों को विच्छेद किया है। हमारा आपका जो अगला टॉपिक है इसके बाद आपका टॉपिक है अक्षर। अक्षर यानी लेटर। वह ध्वनि अथवा ध्वनि समूह अक्षर कहलाता है जिसका उच्चारण यानी बोलना एक सांस या एक प्रयत्न में होता है। इसको अक्षर बनाने में दो मुख्य बातें होती हैं। पहला, एक अक्षर में एक स्वर आवश्यक होता है। सेकंड, एक या अनेक अक्षरों के संयोग से सार्थक इकाई बनती है, उसे क्या कहते हैं, शब्द। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, वर्णों से मिलकर शब्द और शब्द से मिलकर वाक्य बनता है और उन वाक्यों से हम अपनी भाषा का निर्माण करते हैं। जैसे एक अक्षर वाले शब्द हैं आ, जा, ले, दे, जो, जी, है ना। दो अक्षर वाले शब्द हैं जैसे पानी, जिसमें पा और नी, दो शब्द मिला लिए। जैसे का, ला, तो का और ला, तो जिसमें दो शब्द मिलाए वो दो अक्षर वाले शब्द हैं और एक अक्षर वाले शब्द अकेला एक शब्द होता है। फिर तीन अक्षर वाले में हमने तीन अक्षर मिला देंगे, जैसे बू, ला, वा, तो बू हो गया, ला और वा, तो इसमें तीन अक्षर, यानी कि जो अक्षर हैं उनको मिलाकर हम शब्दों का निर्माण करते हैं। अक्षर एक अक्षर होता है, दो अक्षर वाले शब्द होते हैं और तीन अक्षर वाले शब्द। एंड लास्ट टॉपिक आपका इस चैप्टर का है बलाघात।
बलाघात किसे कहते हैं? बलाघात किसी भी भाषा के उच्चारण की शोभा यानी कि भाषा में सुंदरता लाने के लिए हम बलाघात का प्रयोग करते हैं। यह शब्द बल और आघात इन दो शब्दों से बना होता है। जैसे भाव और विचार, भाव यानी अपने मन के भाव, और अपने जो विचार प्रकट करते समय किसी अक्षर गुच्छ पर यानी कि किसी शब्द पर बल देना, आघात देना बलाघात कहलाता है। मतलब यह है कि अपने अक्षरों में सुंदरता लाने के लिए या अपनी बातों में सुंदरता लाने के लिए हम जिन शब्दों को प्रयोग करते हैं या जिन पर बल देते हैं, उनको आघात देते हैं, उसे कहते हैं बलाघात। इसे वक्ता यानी कि बोलना वाला जो होता है वो प्रयोजन में विशेषता आ जाती है। मतलब इससे बोलने वाले की बातों में क्या होता है? विशेषता आ जाती है। तो इसको सबसे पहले जैसे एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे मेरे भाई से वह काम बिगड़ गया। अब इसमें जो वाक्य है उसमें मेरे शब्द पे मतलब बलाघात यानी कि प्रेशर देना यानी कि आघात देना, बल देकर अगर हम बोलेंगे तो इसका अर्थ हो जाएगा कि वह काम मेरे भाई से बिगड़ा है, किसी और के भाई से नहीं, मेरे भाई से। तो इसमें जहां पर किसी शब्द पर बल देकर जब हम उसको बताते हैं तो उसे हम बलाघात कहते हैं। ठीक है, अब ये अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब तक हमने पूरे चैप्टर में क्या क्या पढ़ा उसको मैं एक बार दोबारा से दोहरा देती हूँ। उसके बाद भी अगर आपको इस चैप्टर में कहीं भी कोई दिक्कत होती है, कोई भी डाउट्स है, तो आप वो सैटरडे की डाउट क्लास में मुझसे क्लियर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने पढ़ा था भाषा वर्ण के बारे में। तो भाषा की छोटी से छोटी जो ध्वनि होती है वो वर्ण कहलाती है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड है वर्णों के व्यवस्थित समूह को यानी कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। थर्ड अपना है वर्ण दो प्रकार के होते हैं। फिर वर्ण के बारे में बताया कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, दो, यानी स्वर और व्यंजन। फिर मैंने स्वर को भी एक्सप्लेन किया, देन व्यंजन को भी एक्सप्लेन किया। व्यंजन में भी स्वर कितने प्रकार के, हर्ष, दीर्घ और प्लुप। इसके बाद व्यंजन मैंने बताए थे। व्यंजन में आप लोगों को जो व्यंजन के बाद उसके बाद फिर अतिरिक्त व्यंजन, मतलब जो मेन व्यंजन है उसके बाद जो अतिरिक्त व्यंजन है वो भी मैंने एक्सप्लेन किए थे। ठीक है, व्यंजन के बाद जैसे अंतस व्यंजन है जो मैंने आप लोगों को सारे एक्सप्लेन करे थे, नासिक के व्यंजन है। इसके बाद मैंने अतिरिक्त व्यंजन में उसके उच्चारण स्थान यानी कि व्यंजनों के जो उच्चारण स्थान हैं उसके बारे में मैंने विद डायग्राम आप लोगों को बताया था। उस डायग्राम को आप एक्टिविटी में करेंगे, एक्टिविटी उसकी तैयार करेंगे। उसके बाद मैंने आप लोगों को अनुस्वार और अनुनासिक, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग, तीन टॉपिक थे इसमें, मतलब तीन बातें बताई थी। अनुस्वार यानी जो हम शब्दों के ऊपर बिंदु लगाते हैं और शब्दों के ऊपर जो चंद्र बिंदु लगाते हैं उसको अनुनासिक कहते हैं। देन विसर्ग जो होता है हलंत की तरह ही प्रयोग होता है, जैसे अतः जो दो बिंदु होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, विसर्ग। तो हमने 4th पॉइंट में ये पढ़ा। इसके बाद स्वर, व्यंजन, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग, एंड लास्ट में फिर हमने संयुक्त व्यंजन यानी कि दो व्यंजनों से मिलकर जो संयुक्त व्यंजन बना है उसके बारे में पढ़ा। जैसे हमने छ, त्र, ज्ञ और श्री, ये जो आपके हैं संयुक्त व्यंजन, और इसको अतिरिक्त व्यंजन या संयुक्त व्यंजन भी कहते हैं, तो इसके बारे में पढ़ा। उसके बाद फिर अक्षर के बारे में पढ़ा, और अक्षर और शब्द पर बल देना बलाघात कहलाता है, और इसका जो अर्थ में, इसके मतलब बलाघात से जो अर्थ में विशेषता आ जाती है उसके बारे में। तो हमने अपने इस चैप्टर में वर्णों के ऊपर पूर्ण रूप से विचार किया है, और उसका पूरा विस्तार है उसको मैंने पूरी तरह से एक्सप्लेन किया है। अब मैं आशा करती हूँ कि आपको वर्णों के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे डाउट क्लास में क्लियर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। थैंक यू।